न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए का बजट मांग लिया। सरकार से यह रकम ऐसे वक्त पर मांगी गई जब अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में है और युद्ध के दौरान रोजाना सैकड़ों करोड़ों रुपए के हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पश्चिम एशिया में और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार कर रहा है और खबरें तो यह भी आई कि इस बड़ी तैनाती से पहले ही 2,500 नौसैनिकों की एक यूनिट को पश्चिम एशिया भेज भी दिया गया। अमेरिका का रक्षा विभाग ईरान के साथ लंबी लड़ाई की तैयारियों में जुट गया, ऐसी खबरें दिख रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि जंग के दौरान ही अमेरिका के रक्षा विभाग ने ट्रंप सरकार से 20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दी। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का अंतिम फैसला तो व्हाइट हाउस और अमेरिका की संसद ही लेगी, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जंग के केवल पहले 6 दिनों में ही अमेरिका के करीब 1100 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। युद्ध लंबा खिंचता देख अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सरकार से और ज्यादा बजट की मांग कर दी। उधर ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अली लारिजानी की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने साफ कह दिया कि खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी। इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की चेतावनी दे दी। मुश्तबा खामनेई ने दावा किया कि ईरान में जिन लोगों की मौत हुई है उनके हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। खासकर अली लारिजानी की मौत पर उन्होंने गहरा शोक जताया। इसके अलावा अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी समेत बाकी नेताओं की शहादत पर भी उन्होंने दुख जताया। उन्होंने ऐलान कर दिया, खून के हर कतरे का जल्द ही बदला लिया जाएगा। अली लारिजानी ईरान की सुरक्षा की बागडोर संभाल रहे थे। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच ईरान के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था, जबकि हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाने में भी अली लारिजानी की अहम भूमिका होती थी। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल ने उन पर मिसाइल हमला कर उन्हें रास्ते से हटा दिया, लेकिन उनकी मौत से ईरान में भूचाल आ गया, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद युद्ध से जुड़े सारे फैसलों की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। उनकी गिनती ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी। ईरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद अली लारिजानी का नाम आता था। अली लारिजानी को आयतुल्लाह अली खामनेई का दाहिना हाथ तक कहा जाता था। इसलिए उनकी मौत पर ईरान में खलबली मच गई और ईरान की सेना के बाद सुप्रीम लीडर ने भी उनकी शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इधर मिसाइल हमलों के बीच इजरायल में बड़े पैमाने पर साइबर हमले की खबरें सामने आने लगी। इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि मिसाइल हमलों के सायरन के दौरान वहां के लोगों के मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए। ये मैसेज ईरान की IRGC सेना के नाम से भेजे गए, ऐसा दावा है, और उनमें मिसाइल स्ट्राइक जैसी धमकियां दी गई। वहीं ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन किया, ऐसा दावा है, और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। जबकि इजरायल के अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया कि ईरान वहां के लोगों को धमकी भरे मैसेज भेजकर निशाना बना रहा। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मिसाइल हमलों के बाद दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक करने की तैयारी में जुट गए। इजरायली अखबार इजरायल ह्योम ने दावा किया, बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी वाले मैसेज भेजे गए। बताया गया वो धमकियों वाले मैसेज ईरान की IRGC सेना ने लोगों को भेजे और उनमें लोगों को देश छोड़ने के लिए भी कहा। इजरायल के अखबार के मुताबिक ईरान की तरफ से भेजे गए उन मैसेज में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने तक का दावा किया गया। वहां रहने वाले लोगों को भी जान से मारने की धमकियां दी गई। दावा किया गया उन मैसेज के जरिए लोगों को कुछ लिंक भेजे गए और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। उस इजरायली अखबार की रिपोर्ट में दावा है कि वो धमकी वाले मैसेज लोगों को ईरान की IRGC सेना ने भेजे। इसके बाद इजरायल में साइबर मामलों से जुड़े विभाग ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। इजरायल ह्योम यानी उस अखबार के मुताबिक
वहां के साइबर विभाग ने बताया कि उन मैसेज के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। यह भी बताया गया लोगों की निजी जानकारियों को चुराने के लिए यह मैसेज भेजे गए। ऐसे में वहां के साइबर विभाग ने लोगों से इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की अपील की। और इस सब के बीच यह दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से ईरान की पुलिस को कड़ी चेतावनी दी गई। दावा किया गया यह चेतावनी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दी और ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंट ने ईरान की पुलिस के कुछ अधिकारियों को फोन कर दिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह दावा किया। अमेरिका के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एक एजेंट ने ईरान के एक पुलिस अधिकारी को फोन किया और उस अधिकारी को बताया कि उनकी सारी निजी जानकारियां उनके पास मौजूद हैं। ऐसा बोलकर उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोसाद के एजेंट ने उस पुलिस अधिकारी को ईरान के लोगों का साथ न देने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। इधर ईरान के साथ अमेरिका की जंग के दौरान नेटो के सदस्य देश स्पेन ने खाड़ी देशों से अपने सैनिक हटा लिए। जंग की वजह से खाड़ी देशों में बढ़े तनाव को देखते हुए यूरोप के देश स्पेन ने इराक में मौजूद अपने सैनिकों को हटाकर कहीं और भेजने का फैसला लिया। बताया गया कि वहां स्पेन के करीब 300 सैनिक हैं जिन्हें अलग अलग मिशन के तहत इराक भेजा गया था। ईरान ने अपने बड़े अधिकारियों की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चुप्पी की निंदा की। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने हमले कर ईरान के सुरक्षा विभाग के प्रमुख अली लारिजानी समेत कई बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी। उधर 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो के बाद यूरोप ने भी ईरान जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अकेला छोड़ दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने वहां की संसद में जंग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया यह जंग अमेरिका की है, उनकी नहीं है। फ्रीड्रिश मेर्ज ने अपनी संसद को बताया कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग में वो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। जर्मनी के चांसलर ने अपने भाषण में अमेरिका की युद्ध नीति पर भी सवाल उठाए। यह भी दावा किया कि ट्रंप भले ही जंग में नेटो और यूरोप को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले न तो उनसे सलाह ली थी, ना ही मदद मांगी थी। Es gibt bis heute kein überzeugendes Konzept, wie diese Operation gelingen könnte. Washington hat uns nicht zu Rate gezogen. पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान ईरान ने हॉर्मुज गलियारे को बंद कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सदस्यों और यूरोप के देशों से मदद मांगी, उनसे नौसेना का जहाज भेजने की अपील की। हालांकि ज्यादातर देशों ने ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। फ्रीड्रिश मेर्ज ने जर्मनी की संसद में साफ कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेना नहीं भेजेंगे। Deswegen haben wir erklärt, solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten. जर्मनी के चांसलर ने बताया कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को लेकर वो लगातार फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के संपर्क में हैं। उनके मुताबिक सभी देश चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही युद्ध खत्म हो, सैन्य कार्रवाई करके नहीं। जर्मनी के चांसलर ने आशंका जताई कि पश्चिम एशिया में छिड़ी इस खूनी जंग का खमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान जंग पर जर्मनी के रुख से यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ी दरार खुलकर सामने आती दिखाई दी, क्योंकि नेटो के कई सदस्य देश पहले ही इस जंग को अमेरिका की जंग बताकर किनारा कर चुके हैं। नेटो के बाद यूरोप के देशों ने भी मिलिट्री एक्शन में सीधे उतरने से इनकार कर दिया। हालांकि कई यूरोप के देश नेटो के सदस्य भी हैं और दोनों पक्षों से शांति से बातचीत के जरिए जंग खत्म करने की अपील कर रहे हैं, नेटो भी और यूरोप भी। 3 महीने में यह दूसरी बार है जब यूरोप के देशों ने ट्रंप के सामने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान जंग से पहले ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोप के देशों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज करा दिया था। यूरोप के देशों का पारा उस वक्त चढ़ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी थी। तो यूरोपीय देशों ने उनके बयान का विरोध किया तो ट्रंप ने उन पर आर्थिक पाबंदियां लगाने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन यूरोप के देश भी अड़े रहे थे। ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो डटे रहे। उसके बाद एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के देश ईरान जंग को लेकर आमने सामने आ गए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने जर्मनी में वहां की कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता खुद जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस बैठक में भी ईरान जंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक यूरोप के इन दोनों बड़े देशों ने ईरान जंग पर साझा रणनीति बनाने की कोशिश की। उधर दक्षिणी लेबनान में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के सामने ही जोरदार धमाका हो गया। रूस के न्यूज चैनल रशिया टुडे के एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे।
इस दौरान एक कैमरा पर्सन भी उनके साथ मौजूद थे और तभी अचानक उनके पास एक मिसाइल आकर गिर गई। इससे पहले वो कैमरे में देखकर रिपोर्टिंग करते नजर आए। वो दक्षिणी लेबनान के हालात के बारे में बोल ही रहे थे कि अचानक उन्हें मिसाइल की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते मिसाइल ठीक उनके पास आकर गिर गई। भयंकर धमाका हो गया। Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. इसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। वहां से भागने की कोशिश में उनके साथ मौजूद कैमरा पर्सन के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरा काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। इतना भयानक धमाका था कि आरटी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन बुरी तरह दहल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया। العدو الإسرائيلي استهدفنا متعمدا عند جسر القاسمية ونحن نرتدي الزي الرسمي। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल हमले में वो रिपोर्टर जिनका नाम स्टीव स्वीनी था और कैमरा पर्सन बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर खबर है कि इजरायल ने लेबनान वाले मोर्चे पर अपने सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी। ये इसलिए ताकि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाया जा सके। हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन वाला गुट है और जंग के शुरू के दिनों में ही वो खुलकर इजरायल के खिलाफ उतर आया था और उसके लड़ाकों ने इजरायल के उत्तरी इलाके में रॉकेट दागे, मिसाइलों से भी हमले किए, लेकिन इजरायल ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक दावा है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर ही लेबनान सीमा पर तैनात अपने जवानों की संख्या दुगनी कर दी। शुरू के कुछ दिनों तक तो लेबनान में सिर्फ हवाई हमले किए इजरायल ने, आसमान से बमबारी की। पहले लेबनान के दक्षिणी इलाकों में बमबारी की गई, फिर राजधानी बेरूत तक इजरायल के लड़ाकू विमान पहुंच गए। लेकिन इजरायल इतने पर ही नहीं रुका, उसने जमीन के रास्ते भी सेना उतार दी। उसके सैनिक उत्तरी इजरायल वाले बॉर्डर से लेबनान में घुस गए। उत्तरी इजरायल के आगे मतलब दक्षिणी लेबनान, और लेबनान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ठिकाने लगाने का काम उन्होंने तेज कर दिया। इजरायल ने बताया कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में मौजूद एक एक मकान की तलाशी लेने में जुट गए, क्योंकि दावा है कि इजरायल के हमलों से डरे हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिप गए। हालांकि उनकी पड़ताल में इजरायल ने भी दुगनी ताकत लगा दी, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने लेबनान में अपने सैनिकों की तादाद डबल कर दी। 2 हफ्ते पहले वहां जितने सैनिक मौजूद थे, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे, उनकी संख्या दुगनी कर दी, ताकि हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके का खात्मा किया जा सके और लेबनान में बैठे इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को घेरने के लिए अमेरिका ने सीरिया की मदद लेने का प्लान बना लिया। रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका सीरिया पर यह दबाव बना रहा है कि वो पूर्वी लेबनान में ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर दे। हालांकि खबर यह है कि सीरिया इस तरह का हमला करने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि सीरिया का मानना है कि हिजबुल्लाह पर हमला करते ही वो ईरान के निशाने पर आ जाएगा। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमजोर करने के लिए सीरिया को आगे करना चाहता है। लेबनान के साथ सीरिया की सीमा है, 370 किलोमीटर की सीमा है। लेबनान के साथ सीरिया की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर के किनारे से शुरू होकर दक्षिण में इजराइल की सीमा के करीब जाकर खत्म होती है और लेबनान का पूर्वी हिस्सा सीरिया के पश्चिमी हिस्से से लगता है। लेबनान के पूर्व में उसकी बेका घाटी है जो सीरिया से लगी हुई है। वहीं पर हिजबुल्लाह का बड़ा ठिकाना मौजूद है, यह बताया जाता है। पहले बशर अल असद की वहां सरकार थी सीरिया में, वो ईरान के करीबी थे, इसलिए सीरिया वो रास्ता बन गया था जिसके जरिए ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार और पैसे पहुंचाया करता था। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार की मदद करने जाते थे। दोनों एक दूसरे के साथी थे, लेकिन 2024 में सीरिया की सत्ता बदल गई, वहां नई सरकार बन गई। बशर अल असद की सरकार गिरा दी गई। ईरान और हिजबुल्लाह से दूर हो गई अब नई सरकार। सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई। कई बार तो हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ सीरिया के सुरक्षा बल की झड़प भी हुई, ऐसी खबरें आई। दोनों दुश्मन हो गए और रॉयटर्स के मुताबिक इसी का फायदा ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका उठाना चाहता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका सीरिया की सरकार पर यह दबाव बनाने में जुटा है कि वो अपने पश्चिमी हिस्से के सैन्य ठिकानों से लेबनान के पूर्वी हिस्से में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दे, ताकि एक तरफ से हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए और वो इजराइल पर हमले कम कर दे। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की योजना हिजबुल्लाह को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की है
जिससे वो निकल ही न सके, क्योंकि सीरिया ने लेबनान के पूर्वी हिस्से पर हमला बोल दिया तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके फंस जाएंगे, क्योंकि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में तो पहले से ही इजराइल मौजूद है। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की सरकार जंग के इस माहौल में लेबनान पर हमला करने से हिचकिचा रही है। खबरों के मुताबिक उसने अमेरिका को इस हमले के लिए हां नहीं कहा है, क्योंकि सीरिया का मानना है कि ऐसा करके वो सीधे सीधे ईरान के निशाने पर आ जाएगा। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन फिर उस पर भी बरस सकती हैं। सीरिया के अंदर पहले ही सुन्नी शिया विवाद को लेकर तनाव मौजूद रहता है। सीरिया का मानना है कि अगर वो इस जंग में कूदा तो उसके वहां फिर से गृह युद्ध जैसे हालात भड़क सकते हैं। उधर कुवैत ने हिजबुल्लाह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कुवैत में सुरक्षा एजेंसियों ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि पकड़े गए लोग कुवैत के अंदर हमलों की साजिश रच रहे थे। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर हमलों के बीच इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले आम लोगों को उत्तर की तरफ जाने की चेतावनी दी। इस चेतावनी के बाद आशंका जताई गई कि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में बमबारी की रफ्तार बढ़ा सकती है।